जिंदगी में वो ही लोग विफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं। आइए, आज का क्लास पहले जीके जीएस से शुरू करते हैं, ठीक है। और हमारे सुजीत भैया गाते हैं एक गाना, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। नहीं हो, रियल है, बहुत नसीब से हमसे आपसे मुलाकात हुई है भाई। और नौकरी ले लो, इसके बाद इस मुलाकात का जो है संगम का जो है रिजल्ट बेटर होगा। नहीं, चलिए, तो आज की शुरुआत सीजनली फल से हो रहा है। और जानते हैं कि फलों का राजा कौन होता है भाई? आम। और सीजनली फल है, खूब खाओ आम, दशहरी। और भैया इधर का एक क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन में कि रत्नागिरी क्या है। तो रत्नागिरी एक जगह भी है, लेकिन रत्नागिरी जो है आम की एक क्या है, प्रजाति है। हापुस हम देखे नहीं है भैया, ठीक है। और सुने हैं कि बहुत महंगा मिलता है, सब आम जो है दर्जन के भाव से मिलता है, ठीक है। हाँ, तो कभी हमको भी खिलाना यार, दिखाना एक बार, ठीक है। तो याद रखेंगे, रत्नागिरी, हापुस, दशहरी, भैया सुनेंगे थोड़ा, मालदा, मालदा भी होता है। ये सभी क्या है? आम की प्रजाति है। प्लीज कीप साइलेंस, सुनिए। अब क्वेश्चन है कि किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट किसको कहा जाता है? किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो बोला जाता है एप्पल। और एप्पल का नाम आ गया भैया, तो बोला जाता है लोगों को हेल्थ के संबंध में कि एक से अगर प्रतिदिन खाया जाए तो शायद डॉक्टर के पास जाने की कोई नौबत नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन कोई कर पाता है क्या? स्टार्टिंग में शुरुआत में जो है चलेगा 10 दिन 1 महीना तक चलेगा, फिर आदमी सेंट हो जाता है। लेकिन रियल है, हमने प्रैक्टिकली करके देखा है। अपने बैग में एक एप्पल रहता ही है। अभी तो गर्मी का दिन आया, इसलिए थोड़ा सा हम भी विचलित हो चुके हैं इस सब चीज़ से, ठीक है। अभी खाने का उतना इच्छा नहीं होती है। तो ध्यान रखेंगे कि किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट किसको बोलते हैं भाई? एप्पल। एप्पल की बात आई, थोड़ा सा और जानिएगा कि एप्पल में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड। कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जाते हैं खरीदने के लिए क्या, एप्पल, तो सभी जो है टच कर करके देख देख के हाँ ये बढ़िया है, अच्छा है, खराब, सिलेक्ट करते हैं, उसको चूज करते हैं। तो देखते देखते उसमें सबके हाथ का मैल उस पर बैठ गया, नहीं हो। तो एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड, याद रहेगा। तो फलों का राजा हो गया और किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट हो गया। अब क्वेश्चन आ गया कि क्रॉप्स का जो है किंग किसको कहा जाता है? अनाजों का राजा किसको कहा जाता है? तो याद रखेंगे, अनाजों का राजा कहा जाता है गेहूं, व्हीट। गेहूं को कहा जाता है अनाजों का राजा। अब थोड़ा सुनिएगा, बहुत सारा चीज़ आपको बताएंगे, नहीं देखिएगा, हम भी कहीं से पढ़े ही हैं, ऐसा नहीं है। अब सुनेंगे, किंग ऑफ फाइबर किसको कहा जाता है? किंग ऑफ फाइबर, फाइबर मतलब समझते हैं ना, रेशे जो बनाए जाते हैं ये सब चीज़ें। तो किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है कॉटन को। कॉटन बोले तो हम लोग रुई भी बोलते हैं या सूती भी बोलते हैं, ठीक है। अब है मसालों की रानी, तो राजा रानी की बात है इसलिए सबको हम बता दे रहे हैं। तो इलायची का नाम सुने हैं? इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को, ठीक है। तो इस तरह से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका इकोनॉमिक्स से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटों की, बेटा थोड़ा शांत रहिए, नोटों की परिवर्तनीयता, नोटों की परिवर्तनीयता का मतलब क्या है? ये बढ़िया वर्ड है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
नोटों की परिवर्तनीयता। एक दिन पहले हम पढ़ाए थे आप लोग को, एक्सचेंज रेट पढ़ाए थे कि भाई डॉलर है तो रुपया में कन्वर्ट करना है, रुपया है तो डॉलर में कन्वर्ट करना है ना। तो वो तो नोट से नोट, करेंसी से करेंसी का ट्रांसफर था। अब यहाँ पे क्या है, नोटों की परिवर्तनीयता का मतलब क्या है कि नोट के बदले सोना, सोना मतलब निध में सोना नहीं, गोल्ड, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ पढ़ दे रहे हैं सेंटेंस आपको कि रुपए की परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है, तो नोटों के बदले सोना प्राप्त करना, माने पैसा देकर सोना प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है नोटों की परिवर्तनीयता, चेंज, ठीक है। ये बढ़िया से इसको थोड़ा देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट, नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा। और नेशनल पार्क बोले तो क्या भैया, राष्ट्रीय उद्यान उसको बोलते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान बोले तो ध्यान रखिएगा, इसका भी हिस्ट्री थोड़ा सा बता दे रहे हैं। आए दिनों हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि इस जीव का भाई क्या विलुप्त होते जा रहा है, ये जीव, उसकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। तो अब भैया आने वाले समय में देखिए, हमने बोला था कि इस धरती पे ईच एंड एवरीथिंग, सबका इम्पोर्टेंस है, चाहे वो छोटा चीज हो, बड़ा हो, जानवर हो, आदमी हो, पेड़ हो, पौधा, कोई भी चीज़ है, सबका इम्पोर्टेंस है समय के हिसाब से। तो अगर मान लीजिए टोटल यहाँ से लायन, शेर, बाघ जितने हैं मांसाहारी जीव हैं, इस पृथ्वी पर से सबको मार के ख़त्म कर दिया जाए, तो क्या होगा इफेक्ट भैया, तो होगा इफेक्ट कि शाकाहारी की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बढ़ जाएगी तो फिर पृथ्वी क्या हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी। क्यों कि शाकाहारी है, संख्या बढ़ रही है, तो खाएंगे क्या, तो खाएंगे भैया प्लांट, यही सब चीज़ को खाएंगे ना, तो प्लांट की संख्या घटने लगेगी। और घटने लगी मतलब ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन कम मतलब पूरा ही कम, खत्म, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हर चीज़ का इम्पोर्टेंस है, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो लिविंग बींग्स हो या नॉन लिविंग बींग्स हो, कोई भी हो, ठीक है। तो आइए अब यहाँ दिखाते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान का बनाने का, नेशनल पार्क बनाने का गवर्नमेंट का, उसके पीछे का मोटो क्या रहा होगा, तो यही मोटो रहा होगा क्या कि जो प्राणी विलुप्त हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, जैसे डायनासोर का नाम सुने हैं, वो लुप्त हो गए, वो तो डायनासोर तो है भी नहीं, तो इस तरह से जो जीव लुप्त हो रहे हैं तो उनको कम से कम सुरक्षित रखा जाए जितनी भी संख्या है, ताकि उनकी संख्या को बढ़ाया जाए कि उनका भी इम्पोर्टेंस इस दुनिया में, या आने वाली पीढ़ी उनको देख सके, ठीक है। तो इसी उद्देश्य से जो है भारत सरकार ने सोचा क्या कि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाए। और इसी तर्ज पे भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भाई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हम लोग बोलते हैं हेली नेशनल पार्क, याद रहेगा क्या, हेली नेशनल पार्क भी इसको बोलते हैं, किसको, जिम कॉर्बेट को। और ये कहाँ है, तो याद रखेंगे, पहले हम लोग उत्तर प्रदेश पढ़ते थे, अब उत्तराखंड में हो गया, उत्तरांचल में हो गया है। कहाँ है, उत्तराखंड, उत्तरांचल, उत्तरांचल उत्तराखंड में है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1936। एक बार ईयर भी कंफर्म कर लीजिएगा, हमारे हिसाब से तो सही है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी भाई, तो याद रखेंगे 1936 में। अभी कहाँ है वो, तो याद रखेंगे उत्तरांचल में, जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, पुराना नाम क्या, हेली नेशनल पार्क। तो अब क्वेश्चन है कि भारत में कुल नेशनल पार्क कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं टोटल, तो याद रखेंगे लगभग जो है 41 के ऊपर है, ज़्यादा हो गया है, हाँ। तो मोटा मोटी मान लीजिए कितना भाई, बच्ची जैसा बता रही है 53 है, और 53 है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये 53 तो नेशनल पार्क हैं, इनमें से सबसे अधिक नेशनल पार्क किस स्टेट में, किस राज्य में है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक क्या चीज़ है, नेशनल पार्क हैं, और उनकी संख्या कितनी है, 11। तो ध्यान रखिएगा
मध्य प्रदेश में, एमपी में जो है सर्वाधिक नेशनल पार्क हैं, जिनकी संख्या टोटल कितनी है 11, लेकिन पूरे भारत में 53। संख्या ये भी घटने बढ़ने वाली है, मान लीजिए और कहीं बन रहा होगा एक और बढ़ जाएगा, समझ रहे? तो याद रखेंगे कि एट प्रेजेंट देयर आर 53 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, इन विच मैक्सिमम नंबर्स ऑफ नेशनल पार्क्स आर सिचुएटेड इन एमपी दैट आर इन नंबर ऑफ 11। उनकी संख्या कितनी है 11। याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। पूछता है, जैसे पूछ देगा कि मानस अभ्यारण्य कहाँ है, असम में है। उसके साथ साथ एक और है काजीरंगा नेशनल पार्क, वो भी कहाँ है, असम में ही है। अब पूछता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले जो है गैंडा के लिए फेमस है। याद रहेगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि एक है पेरियार नेशनल पार्क केरल में, वो किस लिए फेमस है, सफ़ेद हाथी के लिए। गिर नेशनल पार्क, तो गिर बोले तो गुजरात, शेर बब्बर नहीं, शेर के लिए, लायन के लिए फेमस है। तो इस तरह से बहुत सारे जो है नेशनल पार्क हैं, उसको भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले फिर एक थोड़ा सा यहाँ चीज़ आ गया कि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा एरिया वाला नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा एरिया वाला नेशनल पार्क कौन सा है। तो जो हम नोट किए उसके हिसाब से बता रहे हैं, ऐसा आप गूगल बाबा से एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, गूगल बाबा कुछ ज़्यादा ही इधर उधर का देखते हैं ना, तो उनसे थोड़ा सा पूछिएगा। तो आइए हम बता रहे हैं आपको कि सबसे बड़ा जो है नेशनल पार्क भारत में है कौन भाई, नागार्जुन अभ्यारण्य, नागार्जुन। और नागार्जुन अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश। एक नागार्जुन सागर डैम भी है कृष्णा नदी पे, कहाँ, आंध्र प्रदेश में ही है। तो याद रखेंगे नागार्जुन सागर डैम और नागार्जुन अभ्यारण्य, अभ्यारण्य बोले तो क्या, नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ पे हैं, तो दोनों हैं आंध्र प्रदेश में। और इसकी एरिया भी हम यहाँ पे नोट किए हुई, आप लोग याद रखिएगा, 3568 किलोमीटर स्क्वायर, बराबर है, 3 है ना, 3568, मोटा मोटी ये याद रखिए 3500 किलोमीटर स्क्वायर में है। हाँ, रुकिए 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 रुकिए, ओपी भी आ रहे हैं हमारे पास, सब है, घबराइए मत, अभी तो हम शुरुआती किए ना, अभी आ रहे, वहाँ भी आ रहे हैं। अब सुना भैया, इसके बाद जो है ध्यान रखिएगा कि दुनिया का हमने भारत के बारे में बताया कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कौन, नागार्जुन अभ्यारण्य, जिसका जो है एरिया इतना स्क्वायर किलोमीटर में है। अब क्वेश्चन है कि दुनिया का बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ झाला है, देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ है तासिल नसेर, सुनिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्या है, तासिल नसेर। हाँ, तासिल नसेर। और ये तासिल नसेर कहाँ पड़ता है, ग्रीनलैंड का नाम सुने हैं, ग्रीनलैंड, इसको क्या कहा जाता है, सबसे बड़ा द्वीप समूह नहीं बोला जाता है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, यही है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड में है दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, जिसका नाम है तासिल नसेर। अब एक जो है क्वेश्चन में संशोधन करना है कि हमने बता दिया कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन अभ्यारण्य। लेकिन अभी जो है करंट स्टेटस में जो है दिखा रहा है, हम भी भाई कोई हमको ऊपर से आकाशवाणी थोड़े होता है, हम भी पढ़ के ही बताए हैं आपको, है ना। तो याद रखिएगा कि एट प्रेजेंट जो है वो लद्दाख में है, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस। क्या नाम है, हेमिस नेशनल पार्क। और इसका एरिया थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया है।
अब ये हो गया लगभग कितना 4400 किलोमीटर, मीटर स्क्वायर किलोमीटर होगा। अच्छा देख लीजिएगा कितना है 4400, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ भैया, लद्दाख। लद्दाख का नाम सुने हैं ना, अभी भी फ्री हो गया, जम्मू कश्मीर से क्या हो गया, फ्री हो गया। तो याद रखेंगे इतना किलोमीटर स्क्वायर, याद रहेगा क्या, तो ध्यान रखेंगे। भारत का अब याद रखिएगा कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, उसकी एरिया कितनी है 4400 किलोमीटर स्क्वायर। और दूसरा बड़ा नेशनल पार्क हो गया क्या, नागार्जुन अभ्यारण्य, जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। क्लियर, चलो भैया घबराने का नहीं, धीरे धीरे सब हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट, हाँ अच्छा दुनिया वाला भी चेंज हो गया, ठीक है। ये जस्ट पिछले साल का ही क्वेश्चन हमने नोट किया है, ठीक है। देखिए गूगल बाबा भी कभी कभी इधर उधर का बताने लगते हैं, इसलिए हिसाब से देखिएगा आप लोग, अपना बताने का काम है। अब हो सकता है कि हम जब नोट किए होंगे तो उसमें ऑप्शन के हिसाब से होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ऑप्शन में जो जो दिया होगा उसी में से सिलेक्ट करना है, उस हिसाब से हमने बता दिया, ठीक है। आइए, जैसे कंफ्यूजन में नहीं रहना है, हमारे स्टूडेंट हो तो आ जाओ, रहेगा कि इनमें सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, और भारत के ही चारों नेशनल पार्क का नाम रहेगा, और उसमें हेमिस नहीं है, तब क्या मारोगे भाई, आंध्र प्रदेश वाला को तो मारना ही पड़ेगा ना। कौन सा, नागार्जुन अभ्यारण्य। और जब हेमिस भी है उसमें तो हेमिस को मारना पड़ेगा, ठीक। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे से आप लोग सीख रहे हैं, लेकिन आप लोग टेस्ट वगैरह अभी नहीं दे रहे हैं, देखते हैं। अब क्या है भैया, गायरोस्कोप। गायरोस्कोप ये क्या चीज़ है भैया, तो याद रखेंगे ये मूव कर रही हुई वस्तु, घूम रही है तेजी से, उसका जो है याद रखिएगा गति मापने के लिए यूज किया जाता है, किसका, गायरोस्कोप। ऐसे तो और भी है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो आरपीएम होता है ना, आरपीएम बोले तो क्या, रोटेशन पर मिनट नहीं होता है, आरपीएम। तो ये यंत्र है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितने गति से जो है, फास्ट जो है गति से मूवमेंट कर रही है, तो उसकी स्पीड को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, गायरोस्कोप। घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए गायरोस्कोप का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला है आर्ट ऑफ लिविंग डे कब मनाया जाता है, तो सुनेंगे आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, गिविंग है। ये सुनिएगा, इस जानबूझ के क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं कि आपको याद रहना चाहिए। देखो भैया, इस संसार में दो तरह के लोग हैं, बल्कि तीन तरह के तीन तरह के लोग हैं देन लेन के मामले में। क्या है, एक जो होता है सोचता है किधर से पूरा आने दो, जितना आने दो, ओवरफ्लो हो जाए चलेगा लेकिन आने दो, ठीक है। वो लेनू महाराज रहते, इतना ठूस लेंगे आपके पार्टी में आके कि कल उनका तबीयत खराब हो जाएगा, उनको लेना है, ठीक है। कुछ लोग को लेने में मजा आता है और कुछ लोगों को जो है देने में मजा आता है, दान करो। और जो देने में खुशी होती है वो लेने में मजा नहीं आता है। देखो हमारा भी इसी में खुशी मिलती है, लो भैया हमारे पास कोई आया ना, चलो जाओ अपना खुश रहो भैया, तो उसकी खुशी से अपनी भी खुशी होती है। तो याद रखिएगा, तो एक जो है अपने जो है संत महात्मा है, कौन, श्री श्री रविशंकर, नाम सुने हैं। एक है रविशंकर हैं जो क्या बजाते हैं, सितार, यस रविशंकर। और एक है श्री श्री रविशंकर, सुने हैं क्या नाम, रविशंकर। ये जो है शांति दूत बनकर जो अभी पूरे दुनिया में, इंडिया में भी ये शांति का जो है प्रचार प्रसार करते हैं, शांति, पीस, वो शांति नहीं शांताबाई वाली,
ठीक है। हाँ, ये तो शांति, उसका जो है पीस का जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे रामदेव बाबा जो है आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं, वैसे जो है शांति, दुनिया में शांति होनी चाहिए। और इंडिया एक ऐसा देश है भैया कि जो दुनिया में शांति कायम रखने के लिए अपना पूरी तरह से सहयोग करता है। ठीक है, अब थोड़ा सुनिएगा। तो श्री श्री रविशंकर ने एक संस्था स्थापित की है और वो नाम दिए है क्या चीज, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। ध्यान रखना, इसका हिंदी क्या होगा, जीने की कला। बोलिए, इस दुनिया में रहने के लिए आर्ट होनी चाहिए। कैसे रहना है, पग पग पे परेशानी है तो क्या करेंगे, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, फांसी लगा लेंगे? नहीं, उसी को मैनेज करना है, उसी चीज को सिखाया जाता है। क्या, आर्ट ऑफ लिविंग। लेकिन किसी और ने सोचा क्या है, तो आर्ट ऑफ लिविंग है, लेकिन दान करने में जो मजा आती है, तो दान कैसे होगा भैया, सुनो। पेड़ कभी बोलता है कि आप हमको दान करो? नहीं, पेड़ से जितने भी फल निकलते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ के खाते हैं। उतना ही पेड़ क्या फलता फूलता है और बढ़ता है। तो हमेशा याद रखना, दान करने में कंजूसी नहीं, ये नहीं कि पूरा घर द्वार दान कर दो, ऐसा नहीं। मीन्स अगर जो नीडफुल व्यक्ति है आपके सामने, जरूरत है, उसको जरूर हेल्प करना चाहिए। उससे क्या होता है भैया, वो ऊपर वाले बराबर, आप इधर से दे रहे हो ना, ऊपर से भेजेगा वो, बराबर आपका स्टॉक भरा रहेगा। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये होता है, आई हैव ऑलरेडी, इसको हमने जो है क्या किया भैया, प्रैक्टिकली देखा हुआ है, तब आपको हम बोल रहे हैं। तो आर्ट ऑफ गिविंग, आर्ट ऑफ गिविंग डे मनाया जाता है कब भैया, तो याद रखेंगे 17 मई को मनाया जाता है। और 17 मई को याद रखना, एक चीज और बताए थे, क्या, विश्व दूरसंचार दिवस। एक बार देख भी लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो दूरसंचार दिवस भी मनाया जाता है 17 मई को, और आर्ट ऑफ गिविंग डे भी मनाया जाता है कब, 17 मई को। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। सुनो, अब तक तो हम लोग पढ़े हुए हैं भैया, क्या, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सुजीत भैया ध्यान से सुने ना, हाँ ध्यान से सुना भैया, जल्दी से नौकरी लग जाएगी तभी आगे का कार्यक्रम शुरू होगा, पता है ना। हाँ, और सब चीज़ ओपनली नहीं बोलेंगे, वीडियो है ना, आप समझदार हैं, ध्यान रखेंगे। तो अब क्या है भाई, सुनेंगे। एक हम लोग पढ़े हैं स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज डिनोटेड बाय क्या, फाई। फाई से डिनोट करते हैं, और इस फाई का वैल्यू होता है क्या, mgh, ठीक है। दूसरा एक हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या चीज, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी भी आप लोग पढ़े हुए हैं, 12 mv²। और एक नया एनर्जी पढ़ लीजिए, क्या, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा उसको बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है भाई, तो याद रखेंगे 5 + ke, मतलब काइनेटिक एनर्जी और क्या चीज, मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा क्या, यांत्रिक ऊर्जा, बराबर है, मैकेनिकल एनर्जी। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। इस पर भी क्वेश्चन पूछता है आपको इस पे, कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो है और स्पीड को या वेलोसिटी को
डबल कर दिया जाए तो उसके काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वेलोसिटी की बात हुई है, तो वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं तो स्क्वायर के टर्म में भागेगा, वो कैसा भागेगा, स्क्वायर के टर्म में। तो डबल कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर पूछ दे कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसकी गति 10 गुना कर दिया जाए, वेलोसिटी को 10 गुना कर दे रहे हैं, तो उसके काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो भैया वेलोसिटी क्या है, स्क्वायर के टर्म में है, तो 10 गुना कर रहे हैं तो 10 का स्क्वायर करना है आपको, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 100, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। लेकिन रुकना भैया, अगर वेलोसिटी का ना कह के अगर बोल दिया क्या कि मास को जो है दुगना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, दुगना ही होगा। क्यों, देखिएगा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब मान लीजिए मास के हमको देखना है, तो मास मतलब क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास को डबल करेंगे ये भी डबल होगा, मास को आधा करेंगे ये भी आधा हो जाएगा। समझ आ रहा है। मास को अगर 5 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ऐसा याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लिक ऊर्जा की इकाई क्या होती है। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिक ऊर्जा ये क्या चीज होता है, एनर्जी, न्यूक्लिक एनर्जी। तो याद रखेंगे, बताए हुए हैं आप लोग को कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं, एटम मान लीजिए, एटम, कोई भी एटम है तो उसके न्यूक्लियस में जो है एनर्जी जो है स्टोर रहता है। किस फॉर्म में, तो न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में। कौन सा एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और हिंदी में इसको बोलेंगे नाभिकीय ऊर्जा। ध्यान रखना भैया, नाभिकीय ऊर्जा इसमें स्टोर रहता है सेंटर में। हम लोग हैं, हमारे अंदर भी एनर्जी स्टोर है, तभी तो हम इतना भैया पढ़ा पा रहे हैं। हम लोग यहाँ से वहाँ दौड़ जाते हैं, काम करते हैं, हमारे अंदर भी एनर्जी है, ठीक है। तो उसी तरह से एटम के अंदर भी क्या होता है, एनर्जी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। हमारे सूर्य भगवान दुनिया का मेन सोर्स एनर्जी का कौन है भैया, सन। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में लीजिए तो दुनिया का एनर्जी का मूल जो है, मेन जो है सोर्स कौन है, हमारा सन है। और सन, उनके अंदर भी नाभिक में जो है न्यूक्लियस में क्या होता है, रिएक्शन होते रहता है, और उसमें भी एनर्जी है। तो उस एनर्जी को भी क्या बोलेंगे, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर है। तो न्यूक्लियर एनर्जी बोल रहा है कि उसको मापने की इकाई क्या होती है, तो उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाभिकीय ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसका वैल्यू कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है। तो भैया याद रखना, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, पढ़ाए हुए हैं आप लोग को, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -19। ठीक है। तो एक जो है न्यूक्लियर ऊर्जा का 1 यूनिट का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है कितना, तो इतना याद रखिएगा, कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके, चलिए अब आइए देखते हैं, हमारा ब्रेन आ गया, ब्रेन दिमाग, ठीक है, मस्तिष्क। तो हम लोग बोलते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, कोई चीज़ याद भी रखते हैं। कल उसने हमको गाली दिया था, आज उसका क्लास लगाना, ऐसा होता है ना, याद रहता है। सुनो यार, भगवान ने क्या दुनिया में चीज़ हम लोग को दिया है, ये खोपड़ा, इसमें क्या चीज़ नहीं है, बहुत सारे चीज़ हैं। और एक हम पुस्तक पढ़े थे, ये खेड़ा का, शिव खेड़ा का एक पुस्तक आता है ना, शिव खेड़ा का, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। उसमें हमने पढ़ा था क्या चीज़, कि हमारे जो ब्रेन में बहुत सारे सेल्स हैं, मान लो 500 सेल्स हैं,
तो उसका मात्र 1-2% ही हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं। खूब तेज ब्रिलियंट होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5%, 10% खूब मान लो यूटिलाइज होते हैं। 90% ऐसे ही हमारा दिमाग खाली रहता है। अब समझो कि अगर वो उतना यूटिलाइज हो जाए तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, इतना इस ब्रेन की ताकत है। ठीक है, आंख बंद भी करके ऐसे खड़े रहेंगे, अगर कोई इधर से जा रहा आ रहा है तो पता चल जा रहा है, भले नहीं पहचाने कौन गया कौन आया, लेकिन ये पता चल हाँ कोई इधर से गया है यार। होता है, ऐसा होता है। हमारे सेंस ऑर्गन। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन में अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है अदा करता है नर्वस सिस्टम। ऐसे तो हम लोग क्या आँख, नाक है ना, जीभ, त्वचा ऐसा बोलते हैं ना, तो नर्वस सिस्टम। और सभी का कंट्रोलर है कौन? सबका मालिक एक। ये अपना क्या है? CPU है। क्या है? CPU। यहीं से सब चीज़ होता है। कहीं पे चोट लग गया, फटाक से ऑर्डर आ रहा है भैया जा वहाँ उसको सही कर, हाँ फटाक से कांटा निकाल के फेंक, नहीं तो गाना गाने लगा क्या कांटा लगा, सुनेगी नहीं? हाँ आओ भैया देखना, एक बच्ची पटना में हमसे रिक्वेस्ट की थी कि सर यही वाला गाना गाइए। तो अपने को क्या, हम गांव खेड़े का बच्चा था, अपने को गाना ही नहीं सुने थे कभी। हम कहे सॉरी ये गाना ही नहीं सुने तो कहाँ से गाएंगे। शुरू नया गाना आया था तो उससे गवाए, फिर वो गाई। और वो बच्ची इतनी लजाकू थी, कभी सामने आपको सीधा ऐसे सामने आपके चेहरे पर देख नहीं सकती है, उससे भी गाना गवाए क्लास में। सैटरडे को रखो, चाहे कभी मूड हो जाता कि नहीं चल आज गाना होगा, मूड हो जाता था। आप लोग को तो गाना आता नहीं है, आप लोग खाली ऐसे ऐसे करते रहते हो। चलो डट आगे देखना। तो सुनिएगा, तो हमारा ब्रेन जो है याद रखेंगे, इसके मेन जो है 2 पार्ट्स हैं। एक को बोलते हैं हम लोग क्या लघु मस्तिष्क, एक को बोलते हैं क्या दीर्घ मस्तिष्क, बृहत मस्तिष्क। एक को बोलते हैं सेरेब्रम, एक को बोलते हैं सेरेबलम। सुनिएगा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आता है। ठीक है, एक है सेरेब्रम, एक है सेरेबलम, दोनों का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, कोई कोई को ऐसे हम लोग ऐसे ठोकते हैं ना, ए भैया वो बोलता है इधर मत मारिए, इधर क्या है मेरा वो दिमाग है चोट लग जाएगा उस, पता है ऐसा। आइए देखिए दिखाते हैं। तो हमारे ब्रेन का वह पार्ट जो देखना, बोलना, सुनना, सूंघना, प्रेम, घृणा, ठीक है, इन क्रियाओं का नियंत्रण करता है, उसको बोलते हैं क्या सेरेब्रम। याद रखिएगा सेरेब्रम, इसको मिटाते हैं थोड़ा। और मस्तिष्क का वजन कितना होता है भैया? लगभग जो है 1.5 किलो, लगभग हम बोल रहे हैं 1360 है ना। और ये मस्तिष्क बोले तो खोपड़िया में कितना हड्डी होता है? 8, और चेहरा में 14, और कान में 6, 3 और 3 6। याद रहेगा, याद रखना भैया। हाँ क्या बोल रहे हैं? सेंसर, तो सेंस ऑर्गन तो बता ही दिए आपको, वही है आँख, नाक, ठीक है, जीभ, त्वचा, हमारी ज्ञान इंद्रिया उसको बोलते हैं। ठीक है, आइए हाँ क्या बता रहे थे, हमको इधर उधर मत खींचो यार। सेरेब्रम, घटना बनाओ तो सेरेब्रम, तो सुनो भैया क्या है? सुनना, सूंघना, स्मेल, सूंघना, देखना। ठीक है, इसके बाद प्रेम, देखो बढ़िया चीज़ दिया हुआ है। घृणा, ये भी बढ़िया चीज़ है, जो मन को न भाए उससे घृणा करो, है ना। हाँ, इन सारी क्रियाओं को कंट्रोल करता है कौन? सेरेब्रम। कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। अब क्वेश्चन है कि हमारी यादाश्त जो है, ध्यान रखिएगा, यादाश्त जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है भाई? तो याद रखेंगे सेरेबलम, सेरेबेलम, चाहे बलम कहिए जो भी। ठीक है, ये यादाश्त जो है हमारा, याद करना, ठीक है, सीखना, ये सब किस में आता है? सेरेबेलम। एक बार आप देख भी लीजिएगा। अब यहाँ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने नोट किया है, बता रहे हैं आपको कि जो नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है? सूचनाओं को जो है कलेक्ट भी करता है और
क्या करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है, भेजने का भी काम करता है। नर्वस सिस्टम अभी नाम लिए थे हमने, तो पहले इसको क्लियर हो लीजिए पहले कि हमारे मस्तिष्क में जो है एक पार्ट होता है सेरेब्रम, जिसका काम क्या है, सेरेब्रम ब्रेन से रिलेटेड है। और क्या है भाई, सुनना, सूंघना, देखना, प्रेम, घृणा, ये सभी जो है उसका कंट्रोलर कौन है, सेरेब्रम। और सेरेब्रम जो होता है, जो यादाश्त हमारी होती है, सीखना वगैरह, वो सब किस में, ये सेरेब्रम में होता है, याद रहेगा। और एक पार्ट और होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, यहाँ पे। अच्छे, थोड़ा आ जाओ। ब्रेन का ऐसा फिगर आप लोग देखे होंगे, यहाँ से ऐसा रहता है, लेकिन ये किसका ब्रेन है, वो बराबर नहीं लग रहा है ब्रेन, हाँ लो अब बराबर आ रहा है। चलो, ब्रेन का जो है पार्ट जो है एक फल होता है, वो जाइएगा अगर वैष्णो माता मंदिर, तो वहाँ पे वो सब फल मिलता है। तो मान लीजिए ब्रेन बनाने नहीं आया है, हंसिएगा मत। तो ये ब्रेन है, और ब्रेन जो है कनेक्टेड होता है हमारा, ये देखिए ऐसे, ये पीछे वाला पोर्शन, ठीक है। तो यही होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। इसका नाम क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा। नाम कैसा कैसा रखा होगा यार। अब सुनो, उस समय के लोग ऐसे ऐसे नाम रखे हैं, हम लोग के नाम रखते हैं क्या, बताइए, बताए हैं, जाने दो, ठीक है। अब सुनिएगा, तो हमारा जो है नर्वस सिस्टम जो है उसका कंट्रोलर होता है। अभी हमने बताया था कि नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी से जो हमारा क्या सेंस को जो है, माने कोई भी एक्टिविटीज होती है उसको फटाक से पता करता है और ब्रेन को बताता है कि भैया यहाँ पे ऐसा चीज़ हो गया, आप थोड़ा इसको देख लो। तो मतलब सूचना को कलेक्ट करता है। अब तो जो हमारा जो है नर्वस सिस्टम है उसका कंट्रोलर कौन है, यहाँ तो हमने देख लिया कि भी ब्रेन का ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा। तो ब्रेन का पार्ट एक है सेरेब्रम, वो क्या कर रहा है, सुनना, सूंघना, देखना, प्रेम, घृणा, इसको कंट्रोल कर रहा है। सेरेबेलम है, वो क्या कर रहा है भैया, लर्निंग, यादाश्त वगैरह को वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और एक पार्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा, ये किसको कंट्रोल करता है, तो ये जो है हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। कौन, मेडुला ऑब्लंगाटा, याद रहेगा। और ध्यान रखिएगा कि नर्वस सिस्टम की बात आ गई तो क्वेश्चन देता है कि हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो याद रखेंगे तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। और उस नर्वस सिस्टम की एक यूनिट है, एक यूनिट सेल है, उसको बोलते हैं क्या, न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। देखो भैया ऐसा उसका फिगर आता है, तो मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। ऐसा कई बार हम आप लोग को समझाए भी हैं, है ना, ऐसा रहता है। माजरी वाला भैया लोग ध्यान से देखना, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। ये होता है, हाँ ये होता है क्या, नर्वस सिस्टम का यूनिट है क्या, न्यूरॉन। इसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ये पूरे शरीर में इसका जाल फैला हुआ है, और इसीलिए पंखे का हवा चल रहा है तो अपने को अनुभव होता है कि पंखा चल रहा है, हवा कहीं से आ रही है। गर्मी का दिन है, कहीं से बारिश आजू बाजू में हवा आती है, ठंडी ठंडी, वाह कितना बढ़िया लग रहा है यार, नहीं होता है। तो किसका, ये जो है नर्वस सिस्टम का ही देन है। किसी किसी को एक बीमारी हो जाती है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसको सुनबहरी। वो क्या होता है बता रहे हैं, आप भी महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र का सीख गए, सुनबहरी नहीं सुने। ये मान लीजिए यहाँ का नर्वस सिस्टम क्या हो गया, डेड हो गया वहाँ का सेल। तो यहाँ पर कैसे भी इतना चिट्टी काटो इसको, यहाँ का काट कर दो, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा, सेंसलेस हो गया वहाँ का चीज़, वहाँ का सेल क्या हो गया, डेड हो गया है। तो यही होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम को हमारे बॉडी में कंट्रोल करने के लिए कौन है भैया, मेडुला ऑब्लंगाटा यहाँ पे है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। तो पूरा नर्वस सिस्टम आता है यहीं से होकर फिर ब्रेन को जाता है, तो यहाँ पे कंट्रोलर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा,
हाँ, इस सेरेबलम के बारे में बताए थे। एक क्वेश्चन और पूछता है, सेरेबलम और सेरेब्रम, सेरेब्रम और एक है सेरेबलम या बेलम, जो भी है, ठीक है। तो अब सुनिएगा, इस सेरेबलम जो है ये कहाँ पाया जाता है मस्तिष्क में? पिछले भाग में। कहाँ होता है? पिछले भाग में, पिछले, ठीक है। पश्च भाग भी बोल सकते हैं, बैक में, यहाँ। और इस सेरेब्रम जो होता है अग्र भाग में होता है, आगे अग्र भाग में होता है। तो सेरेब्रम ऐसे याद रखिएगा, देखना, सुनना, ठीक है, सूंघना, सब चीज़ क्या है? आगे है ना भैया। तो ये क्या है? आगे है ब्रेन में। कौन? सेरेब्रम। और याद करना, बार बार उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, तब वो अपने परमानेंट मेमोरी में जाता है, पता है ना। तो वो किधर है? पीछे है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अब आते हैं, देखते हैं। हाँ, और एक इसी में थोड़ा सा इसका काम बताए थे, लर्निंग वगैरह, है ना, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। और है मसल्स का जो है कंट्रोलर करता है ये सेरेबलम, याद रखिएगा। मांसपेशियों का भी कंट्रोलर कौन है? सेरेबलम है। तो ध्यान रखेंगे भैया। और मस्तिष्क में ऐसे और भी ग्लैंड हो सकते हैं, लेकिन एक मास्टर ग्लैंड होता है जिसको क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। वो क्या करता है? हमारे जितने भी ग्लैंड हैं वो सबका मालिक क्या है? एक। कौन? पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड उसको बोलते हैं। ध्यान देना भैया, सुनना। इसके अलावे हमने बताया था एक चीज़ कि मस्तिष्क में ही पाया जाता है, क्या? पीनियल ग्लैंड, बराबर है। और एक बताए हुए हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। वो भी कहाँ है? तो वो भी हमारे मस्तिष्क में ही है। हाइपोथैलेमस मतलब क्या है? वो जो हमारे बॉडी का जो है क्या करता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्लियर? तो भैया एक एक सेंटेंस में आपका एक एक क्वेश्चन है, बढ़िया से आप लोग याद करते चलना। सुनो, देखो और पढ़ो। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाओ, ठीक है। हाँ, कितने लोग केवल देखते होंगे, सब्सक्राइब करना भूल गए। कैसे? एक ट्रेंड्स के नीचे एक हमारा स्टूडेंट है, स्पोर्ट्स का खोला हुआ है दुकान, मानुस मारे उसका सरनेम है, जो भी है सरनेम है, मानुस मारे। तो हम गए, बच्ची लोग का स्विमिंग का कस्ट्यूम लेना था। तब बोला कि हम सर आपका वीडियो देखते रहते हैं। हम कहीं देखते नहीं हो आप, हमको पता ही नहीं है, अपना मोबाइल दिखाओ। तो मोबाइल दिखाया, हमको यूट्यूब चालू करके बताओ। हाँ, तुम यही देखते हो, वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं किए हो। अरे सर भूल गए होंगे सर, कर दीजिए। हम खुद से उसका सब्सक्राइब, ठीक है। और भैया सब्सक्राइबर बढ़ाना है ना, फिर तो ऐसा करना पड़ेगा, तब तो यूट्यूब से गिफ्ट आएगा, तो आप लोग को भी उसमें बांटेंगे हम लोग। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट आगे देखेंगे, ये चीज हमने पढ़ा दिया है। इस पोर्शन को फास्ट में ले रहे हैं, ब्लड ग्रुप आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, सीधे हम आ जा रहे हैं। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है। क्या चीज़? कि वायुमंडल जो है हमारा, एटमॉस्फेयर में जो है जलवाष्प जो है, जलवाष्प बोले तो क्या? वेपर की मात्रा जो है कितना % होती है? जैसे हम लोग पढ़े हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में भैया नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। उस तरह से ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03। याद रखिएगा, पॉइंट के बाद एक ही 0 एक ही 3, ऐसे याद रखिएगा %, ठीक है। तो उसी तरह से वाटर वेपर, वाष्प कितना पाया जाता है? तो याद रखेंगे 0.4% क्या रहता है? वेपर, वाष्प रहता है। अब भैया रुकना, परसेंटेज की यहाँ बात आ गई है तो एक चीज़ और दिमाग में क्लिक कर गया कि समुद्र में जो है, ठीक है, लवणता की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा कितना % है? तो लगभग जो है 35%, ठीक है, याद रखेंगे। कितना है?
समुद्र की लवणता कितनी है? 35%। लवणता मतलब समझ रहे हैं, सॉल्ट की मात्रा, नमकीन, ठीक है, वो है कितना? तो याद रखिए 35%। अब बात आ गई भैया कि दुनिया पानी से घिरा हुआ है, पता है कि नहीं आपको? यस, हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं आप लोग को क्या कि पृथ्वी का 3 हिस्सा क्या है? पानी से घिरा हुआ है, और एक ही हिस्सा क्या है? पृथ्वी है। मोटा मोटी हम लोग बोलते हैं कितना? 3/4 भाग ये क्या है? जल है। इसी को परसेंटेज में निकालते हैं तो एक्चुअल में आता है कितना? 71% भाग क्या है? जल है। ऐसे इसको निकालेगा तो 75 आएगा, है ना? ऐसे बोला जाता है कि 3/4 भाग क्या है? जल ही जल है। देयर इज नथिंग बट वाटर, पानी के सिवा कुछ ही नहीं है, ठीक है। और परसेंटेज में देखा जाए तो अप्रॉक्स जो है 71%, इतना पानी है। लेकिन ठीक है, पानी बिच मिन प्यासी, मिन मतलब क्या होता है? मछली। पानी में है मछली और प्यासी है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो सुनना, इतना पानी है लेकिन अपने पीने वाला पानी कितना है भैया? बहुत कम है पीने लायक पानी, लगभग कितना? 2.5%। मात्र 2.5% पानी क्या है? पीने लायक है। बाकी सब ऐसे ही है, नमकीन है, ठीक है, यूजलेस है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि पीने का पानी जो है पृथ्वी पे कितना % है भाई? तो लगभग अप्रॉक्स जो है कितना? 2.5%। याद रहेगा? याद रखना भैया। अब तो चलिए, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन हमको सामने दिख रहा है कि एंटीजन जो है आरबीसी में क्या होता है? एंटीजन जो है आरबीसी में, जबकि एंटीबॉडी क्या है? सीरम में पाया जाता है, बराबर है। तो एंटीजन किस में मिलता है? आरबीसी में एंटीजन मिलता है, पहले भी पढ़ाए हुए हैं, इसको देख लीजिएगा। और याद रखेंगे कि एंटीबॉडी किसके बने होते हैं? तो एंटीबॉडी जो होते हैं क्या? प्रोटीन के बने होते हैं। आखिरी एक चीज़ समझा के छोड़ दे रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया का नाम सुना है ना? तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए, मारने के लिए हमारे बॉडी में डॉक्टर एक दवा देता हो। कौन सा दवा होता है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। तो क्वेश्चन देगा कि एंटीबायोटिक का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे, बैक्टीरिया को मारने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक। उसमें एंटीबायोटिक का अलग अलग नाम हो सकता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन्स हो सकता है ना, इस तरह। तो ध्यान रखना भैया। इसी के तरह जो है, इसी के साथ हम लोग जो है आज का सेशन ख़त्म करते हैं। लेकिन क्लास नहीं ख़त्म हो रहा है, हमेशा आपको पढ़ते रहना है। कुछ न कुछ नए नए चीज़ सीखने को आपको मिलेगा हर क्लास में। इसीलिए शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो देखते रहिए, ज़रूर देखिए, 1-2 बार पक्का, कंफर्म होना है तो। जय हिंद।